नमस्कार, मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपना पहला वीडियो है और पहली क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेके चलेंगे कि हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम में पढ़ लो और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम में। दोनों के फायदा हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में भी आ जाएगा और हिंदी मीडियम वाले के ये फायदा हो जाएगा, उसको इंग्लिश के टर्म्स याद हो जाएंगी। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले जैसे कि मैंने बताया था कि अपन टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अपन टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन करेंगे तो वो 100 की शुरुआत करने अपन जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्शन तो बहुत आगे का पार्ट है। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको आनी चाहिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बनता है, मैं लिख सकता हूं कि व्हाट इज फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज। हिंदी वालों को, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, फिजिकल चेंज को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या है। देखो सवाल कैसा भी हो, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे आएगा तो भी तुम ऐसे समझ सकते हो। अगर जैसे मैं ये केमिकल रिएक्शन का वीडियो खत्म करूंगा ना, जैसे ये वीडियो खत्म होगा तब तक तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल अपनी स्क्रीन पे है, अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है व्हाट इज फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, तो आंसर अपन लोग लिखेंगे इसका। कोई भी सब्सटेंस तुम्हें दे रखा है, किसी भी सब्सटेंस की जब फिजिकल स्टेट्स चेंज होती है, फिजिकल स्टेट्स में अगर चेंज आए तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में अगर चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल चेंज में चेंज आएगा, फिजिकल स्टेट्स में चेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। अब फिजिकल स्टेट्स होती कौन कौन सी है, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि अगर किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल कैरेक्टर्स में अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, किसी पदार्थ के भौतिक गुणधर्म अगर परिवर्तित होते हैं तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, यहां पे ये एक क्वेश्चन और बन सकता है कि फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं। तो फिजिकल स्टेट्स ध्यान रखो कौन कौन सी होती है, टेम्परेचर, प्रेशर, कलर, स्टेट। ठीक है, ये फिजिकल स्टेट्स हो गई। फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल कैरेक्टर्स में या फिजिकल स्टेट्स में अगर कोई चेंज होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, पढ़ो सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे फिजिकल चेंज पढ़ा वैसे ही मैं बोल सकता हूं डिफाइन केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज केमिकल चेंज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस तुम्हें दे रखा है, अगर उस सब्सटेंस में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ तुम्हें दे रखा है, उस सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन में, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक संगठन। अगर किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित होता है, किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या। जहां भी आप लोग बैठे हैं, वीडियो आप लोगों के सामने फोन पे चल रहा है, तो एक बात हमेशा और हमेशा ध्यान रख लेना, जैसे ही मैं बोलूंगा बोलो बात समझ में आ गई क्या, तो हाँ ना वहीं बैठे बैठे बोलते रहा करो कि समझ में आ गई। नहीं समझ में, बैक करके फिर देख लो, पॉज करके फिर पढ़ लो। तो जहां बैठे हो कॉपी पेन लेके बैठो, लिखते चलो, साथ साथ जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे वो लिखते चलो, समझते चलो कि कैसे कैसे करना है। और मैं पूछूं हाँ ना समझ में आ गया तो जवाब देना है, हाँ समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर देखना है। ठीक है, बाकी तुम्हें इतना
प्रॉमिस मैं तुमसे जरूर कर सकता हूं कि तुम्हें ये फील नहीं आएगा कि हम कैमरे के सामने पढ़ रहे हैं। ठीक है, आओ चलो देखो आगे। देखो दो बातें अपन ने करी, अपन ने चेंज की बातें करी। ठीक है, चेंज अपन ने पढ़ा, एक पढ़ा फिजिकल चेंज, फिजिकल, दूसरा पढ़ा अपन ने केमिकल। बोलो हाँ ना बोलते रहा करो। चेंज दो टाइप का पढ़ा, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन पे एक दो क्वेश्चन अपन लोगों ने बनाए कि व्हाट इज फिजिकल चेंज और व्हाट इज केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। परिवर्तन पे अपन ने दो सवाल बनाए, दो प्रश्न बने परिवर्तन पे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, दोनों पे दोनों सवालों के जवाब अपन ने ले लिए। फिजिकल चेंज, चेंज पे अपन लोगों ने दो सवाल किए, फिर व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो फिजिकल चेंज याद रखो आप सब लोग, ये रिवर्सिबल होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जो चीज सामने जा रही है वो पीछे भी आ सकती है। मतलब जैसे जो रिएक्शन चेंज आगे की तरफ होगा, कोई ये चेंज आगे हो रहा है तो रिएक्शन पीछे भी आ सकती है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है सिर्फ आगे ही चलेगी, पीछे नहीं आएगी। ठीक है, दो चीजें यहां से ये और आ गई कि तुमसे पूछा जाए कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, तो ऑप्शन में टिक कर देना रिवर्सिबल है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के साइन भी ध्यान रखना, अगर साइन के ऊपर भी ऑब्जेक्टिव बन जाए तो रिवर्सिबल का साइन ये होता है, इरिवर्सिबल का साइन ये होता है। ठीक है, चलो आगे थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं लिख रहा हूं, लिख सकते हैं अपन, व्हाट इज इवेपोरेशन। वाष्पन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है। ठीक है, इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस दिया हुआ है सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस अपने सामने दिया हुआ है जो सॉलिड स्टेट में है, वो सॉलिड काहे में चेंज हो गया, गैस में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्पन। ठीक है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी लिक्विड स्टेट तुम्हें दी हुई है, लिक्विड सब्सटेंस तुम्हें दिया हुआ है, कोई भी सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से काई में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। कोई भी सब्सटेंस अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इवेपोरेशन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन कंडेंसेशन, इसको बोलते हैं संघनन। ठीक है, व्हाट इज कंडेंसेशन, डिफाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अभी अभी अपन ने पढ़ा लिक्विड से अगर गैस बन गई तो इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो जस्ट इसका उल्टा है, गैस से द्रव अवस्था में बदलना, गैस से लिक्विड स्टेट में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। बी, बी क्या पढ़ेंगे, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और इसका एक नाम और आ सकता है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है तो इसी को बोलते हैं अपन अपघटन अभिक्रिया। ठीक है,
डीकंपोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। मुझे बताओ आप लोग, डीकंपोज होने का मतलब क्या टूटना ही होता है क्या? इसका मतलब होता है टूटना। मतलब कोई एक सब्सटेंस अपने को दिया हुआ था, एक कोई भी सब्सटेंस गिवन है, उसको अपने को तोड़ना है, चाहे वो गर्म करने से टूटे, चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करने से टूटे, चाहे वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूटे, कैसे भी टूटे। तो तीन बातें मैंने अभी अभी बोली, क्या तीन टाइप की हो गई क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन तीन टाइप की होती है। टेम्परेचर डीकंपोजिशन, ताप अपघटन जिसको बोलते हो, तो टेम्परेचर डीकंपोजिशन इसको बोलते हैं ताप अपघटन। एक होती है इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, विद्युत अपघटन, और दूसरी होती है सनलाइट, तीसरी फर्स्ट टेम्परेचर डीकंपोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन, थर्ड सनलाइट डीकंपोजिशन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, ताप अपघटन बोलते हैं फर्स्ट अभिक्रिया ताप अपघटन, दूसरी विद्युत अपघटन, तीसरी लिखी हुई है प्रकाश अपघटन। ठीक है, आओ देखो ध्यान दो। फर्स्ट टेम्परेचर अपघटन की मैं बात करूं तो टेम्परेचर डीकंपोजिशन का कोई एग्जांपल अगर लिखना है मुझे, टेम्परेचर डीकंपोजिशन का एग्जांपल लिखना है, ध्यान दो। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, CaCO3 था, इसको अपन ने गर्म किया 473 केल्विन टेम्परेचर पे, गर्म किया, क्या बना CaO प्लस CO2। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, पता है ना, CO2 है, कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखो, जैसे मैं रिएक्शन पढ़ा रहा हूं वैसे इसमें बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, शॉर्ट नोट पूछे डीकंपोजिशन रिएक्शन पे तो तुम लिख देना कि तीन टाइप की होती है, ये फला फला जो भी चीजें अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आओ सेकंड एग्जांपल पढ़ो। सेकंड, फर्स्ट वाला एग्जांपल किसका है, टेम्परेचर डीकंपोजिशन का है कि 473 केल्विन टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, तो काई काई में टूट गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और एक काई में टूट गया, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, आओ सेकंड पढ़ो। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन की मैं एग्जांपल लिखूं तो देखो, NaCl था मेरे पास, NaCl के दो मॉलिक्यूल थे, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करी, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करी, काई में टूटा 2Na प्लस Cl2। ठीक है, NaCl को पानी में बोल दो और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दो तो आयंस में टूटेगा, एक सोडियम आयन बनेगा और एक क्लोरीन आयन बनेगा। ठीक है, 3 नंबर पढ़ो, सनलाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश अपघटन। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन अपने को करवानी है तो ध्यान रखो, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, चेंज इनटू H लिखते हैं सनलाइट को, अब E इक्वल टू H, तो टूट गई है H2 प्लस O2। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब एग्जाम में कैसे भी सवाल आ सकता है, ये रिएक्शन दी हुई है और कहेगा कौन सी रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बोल देना कौन सी रिएक्शन है, टेम्परेचर डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन है, ये सनलाइट डीकंपोजिशन है, ये ताप अपघटन है, ये विद्युत अपघटन है, और ये थर्ड वाली क्या है, प्रकाश अपघटन है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? जहां भी बैठे हो हाँ ना बोलते रहा करो ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि हम कैमरे के सामने नहीं बैठे। थर्ड पढ़ो, देखो अब थर्ड अपन लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो ध्यान दो, सी इसका पॉइंट पढ़ेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे लेना, विस्थापन अभिक्रिया। मुझे बताओ आप लोग, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या यही होता है क्या कि एक चीज, ए कोई रिएक्टेंट था अपने पास, वो बी वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। कहने का मतलब एक चीज दूसरी चीज को हटा दे, यही मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट का। देखो समझो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, CuSO4 प्लस Zn चेंज इनटू ZnSO4 प्लस C। कॉपर सल्फेट था,
जिंक से रिएक्शन हुई तो जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया, यहां से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक खुद ऐड हो गया। क्यों, तो क्या बना अपने पास, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट और इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं क्या, जिंक सल्फेट। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में क्या बोलोगे आप लोग, एक चीज दूसरे चीज को रिप्लेस कर दे, ठीक है। कॉपर सल्फेट अपन लोगों ने लिया, जिंक से रिएक्शन करवाई, क्या बना, जिंक सल्फेट बना और कॉपर बना। हुआ क्या यहाँ पे, जिंक जो था उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ये यहां से हट गया और जिंक खुद ऐड हो गया। अच्छा, ये चीज समझ में कैसे आएगी, समझ में आएगी, तुम्हारी बुक के अंदर दी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, तो वहां पढ़ना रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, उसमें पढ़ोगे तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की कम है, तो जिंक क्या करता है, जो मैक्सिमम रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है वो मिनिमम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट पढ़ो, डी पढ़ो, डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, एक बार पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, दूसरी बार अब पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे लेना, डबल का मतलब होता है द्वि, द्विविस्थापन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो चीजों का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे दो चीजें आपस में डिस्प्लेस होंगी। कैसे होंगी, देखो ध्यान दो, एग्जांपल से समझ में आएगा। NaOH प्लस CuSO4, ठीक है, बनेगा क्या, CuOH का होल ट्वाइस प्लस NaSO4, Na2SO4 सॉरी। रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है। देखो सोडियम इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1, लगा लो 2 यहां बाहर, ये लो सोडियम 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने, 2, इधर कितने, 2, इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी कितने, 2, इधर SO4 कितने, 1, इधर SO4 1, इधर कॉपर कितना, 1, इधर कॉपर कितना, 1, बराबर बराबर है क्या दोनों तरफ। हाँ ना, जहां भी बैठे हो बोलते रहना है, जब भी मैं पूछूं समझ में आ गया तो वहां बोलना है कि मुझे आ गया समझ में, नहीं आया बैक करके फिर देख लेना। जहां भी बैठे हो हाँ ना बोलते रहा करो, ताकि मुझे भी लगे कि जिंदा ही हो तुम क्लास में, है ना। चलो NaOH की रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट से। NaOH का नाम तो पता है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में, एसिड और बेस में। स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी pH होती है 40, मैक्सिमम इसी की होती है NaOH की, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, CuOH का होल ट्वाइस, क्या नाम है इसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, और ये सोडियम सल्फेट। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या, कहने का मतलब सोडियम तो किसके साथ हो गया, सल्फेट के साथ, और कॉपर किसके साथ हो गया, OH के साथ, तो दो चीजें आपस में डिस्प्लेस हो गई, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। चलो डी पढ़ो, ई पढ़ो, सॉरी नेक्स्ट पढ़ो। अब बात करते हैं बेटा अपन ई पॉइंट की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो दो चीजें मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूं, 2 पॉइंट इस बार साथ पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने के बजाय साथ पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक समझ में आएगा। एक पढ़ी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसका F पॉइंट है रिडक्शन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को बोलते हैं बेटा क्या, अपचयन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन अपचयन अभिक्रिया। देखो बोलेंगे किसको, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, मैं बोल सकता हूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैं बोल सकता हूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैं बोल सकता हूं एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेशन जहां होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट जहां होंगे, वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने अभी अभी एक बात बोली शुरू करने से पहले कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग पढ़ने के बजाय साथ पढ़ी जाए तो ज्यादा ठीक समझ में आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्या डिफाइन हो सकती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हिंदी मीडियम वाले, हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दे लेना। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब सेकंड आ जाओ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन बाहर निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन निकलनी चाहिए और ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, अलग अलग बातें ध्यान रखना, वहां ये नहीं हो पट्टियां गिन रहे हैं लिख रहे हैं। थर्ड पढ़ो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हेलोजन फैमिली दे रखी है, समझ में आ रही है बात, हेलोजन फैमिली दे रखी है FCl-Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये किसी के साथ ऐड होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऑक्सीडेशन। अब साथ साथ पढ़ने के लिए इसलिए बोला था कि जो रिडक्शन रिएक्शन है ना, जस्ट इसकी उल्टी है। एडिशन की जगह क्या लिखना है, रिमूवल लिखना है। लिखो देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड, हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था ऑक्सीडेशन में, तो इसमें क्या होगा, ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड क्या लिखा था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिखो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। फोर्थ क्या पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा उसमें कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब उल्टा करना है, तो लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या। हिंदी मीडियम वालों को बोल दिया ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ हाइड्रोजन का निकलना, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना, यहाँ विद्युत ऋणी तत्व। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणी तत्व, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ एडिशन, यहाँ जुड़ता है, यहाँ निकलता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। हाँ ना बोलो, क्या ठीक है, क्या समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, एक एक दो दो दोनों के एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ज्यादा ठीक समझ में आएगा। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल बेटा मुझे बताओ आप लोग, क्या C+O2 चेंज इनटू CO2 ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है क्या, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। यही बोला कि ऑक्सीजन ऐड होनी चाहिए, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, एक एग्जांपल। दूसरा मैं बोल सकता हूं सोडियम चेंज इनटू Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। H2S सल्फर डाइऑक्साइड थी, सॉरी हाँ सल्फर, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड थी, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन निकल गई यहां से। ऐसे ही मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं रिडक्शन की, तो इसमें क्या करना है, सेम इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं अपन। CO2 को तोड़ दिया C+O2 में, ऑक्सीजन निकल गई। क्लोरीन माइनस है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा। इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं। तो दो एग्जांपल इसके हो गए, 1 2 3 इसके हो गए, 1 और 2 इसके हो गए। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसी के साथ एक पॉइंट और समझाऊंगा, EFG पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, मुझे बताओ क्या दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं क्या, ऐसी कोई रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की डिफाइन आ जाए तो ऑक्सीडेशन
प्लस रिडक्शन, दोनों को कंबाइंड क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या? आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट पढ़ो। EFG पढ़ा दिया, H पढ़ो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है बेटा, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। फेमस रिएक्शन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HCl प्लस NaOH। HCl नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। चेंज इनटू क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस H2। NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी को बेटा जनरल सॉल्ट भी बोलते हैं, बताया था। इसी को जनरल सॉल्ट बोलते हैं। जो घर में तुम नमक खाते हो ना, दुकानदार को बोलते हो टाटा नमक दे देना 1 किलो, वो यही है। ठीक है, वापिस ध्यान दो बोर्ड पर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हिंदी मीडियम में उदासीनीकरण अभिक्रिया। एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा, अम्ल जब क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। एसिड प्लस बेस चेंज इनटू सॉल्ट एंड वाटर। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण तथा जल। लिख देता हूं हिंदी में भी, देखो, अम्ल प्लस क्षार रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल बनाते हैं। रिएक्शन लिखी हुई है, बोलो हाँ ना, समझ में आ गया क्या? ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस चेंज इनटू सॉल्ट एंड वाटर, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2। बेटा एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर एग्जाम में रिएक्शन आती है ना, कोई भी रिएक्शन आ जाओ, चाहे उस रिएक्शन में ये तो क्या रिएक्टेंट हो गए क्या? ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबके नाम लिखे हैं। अगर तुम भी वहां नाम लिख के आते हो एग्जाम में तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिफाइन लिखिए कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड चेंज इनटू सॉल्ट एंड वाटर, लिख दिया, एक एग्जांपल लिख दिया। इसके बजाय अगर आप लोग एसिड प्लस बेस ये पूरा प्रोटोकॉल लिख के, रिएक्शन लिख के, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नाम लिख के बिल्कुल डिस्क्राइब करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो। अब पढ़ते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10। 9 नंबर करवा दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। मुझे बताओ क्या फिजिकल और केमिकल चेंज बता दिया क्या? फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है? शुरुआत में पहला क्वेश्चन यही पढ़ाया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है। इसमें फिजिकल स्टेट्स में चेंज होता है, इसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। फर्स्ट, सेकंड, ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। थर्ड, इनके कोई भी दो एग्जाम्पल आप लोग लिख देना। बोलो हाँ ना, समझ में आ गया क्या? सवाल क्या था? गिव एनी 4 डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में कोई 4 अंतर लिखो। पहला लिख देना, इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, इसमें इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें ये भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल रिएक्शन है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। एग्जाम्पल, दोनों के एक एग्जाम्पल। जैसे इसका एग्जाम्पल फिजिकल चेंज में तुम लिख देना वाटर चेंज इनटू आइस, ठीक है, और केमिकल में
कोई भी एक रिएक्शन लिख देना, जैसे बाइंडिंग ऑफ कोल हो गया, बाइंडिंग ऑफ डंग ऑफ काउ हो गया, ठीक है। ऐसे करके दो दो एग्जाम्पल लिख देना। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। पढ़ो 11 नंबर पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, राइट द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में सवाल। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण लिखो, रासायनिक समीकरण कैसे कैसे लिखी जाएगी, तो आंसर देखो। स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन आएगा। सेकेंड स्टेप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने हैं दोनों के। स्टेप थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगना चाहिए कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर हो। स्टेप 4 स्टेट्स सबकी लिखनी है तुम्हें, राइट स्टेट्स, जैसे रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिया, लिक्विड है तो लिक्विड लिख दिया, एक्वस है तो एक्वस लिख दिया। तो स्टेट कैसे लिखोगे, सॉलिड को स्मॉल एस से, लिक्विड को स्मॉल एल से, गैस को स्मॉल जी से, और एक्वस को ए क्यू से। बोलो याद रह जाएगा क्या। स्टेप नंबर 5 बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, कौन से मेथड से बताओ, बताया था हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। बोलो हाँ ना, क्या समझ में आ गया क्या। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो का साइन आएगा, एरो के साइन के ऊपर अपन उसकी टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, अगर किसी रिएक्शन में काम आ रहा है तो वो लिख सकते हैं। रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखे जाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिएक्टेंट प्रोडक्ट का लिख लो, कौन कौन से क्या क्या बनेंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रूप में अपने को लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वहां पे लिखना है। स्टेप थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगना चाहिए कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इधर कुछ भी आ रहा है उधर कुछ भी आ रहा है, इधर तो 10 ग्राम हाइड्रोजन काम आ रही है उधर 20 ग्राम बढ़ रही है। स्टेप 4 राइट स्टेट्स, स्टेट्स लिखनी है। रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो स्मॉल एस से प्रेजेंट करेंगे, लिक्विड है तो स्मॉल एल से, गैस है तो स्मॉल जी से, और एक्वस है तो ए क्यू से। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। 5 स्टेप हो गई, और कोई एक आधी स्टेप बच गई तो आप लोग वो याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। पढ़ो 12 पढ़ो। चार क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं। एक क्वेश्चन अपन ने किया फिजिकल चेंज पे, एक क्वेश्चन किया अपन ने केमिकल चेंज पे, एक क्वेश्चन किया इवेपोरेशन पे, एक क्वेश्चन अपन लोगों ने किया कंडेंसेशन पे। ठीक है, फिर तुमको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में बता दिया कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, दोनों के साइन तुम्हें बता दिए। ठीक है, 4 सवाल अपन लोगों ने किए। अब अपने चैप्टर पे आ जाओ। अपना चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यही लिखूंगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या है।
ठीक है, देखो आंसर, द फिनोमिनन ऑफ the phenomenon of change in chemical composition, किसी भी पदार्थ के केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो, या किसी भी पदार्थ में जो केमिकल चेंज होता है उसका जो फिनोमिनन है उसको क्या बोलते हैं। किसी भी पदार्थ का रासायनिक संगठन अगर परिवर्तित होता है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना, किसी भी पदार्थ में, किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होने का फिनोमिनन क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब केमिकल रिएक्शन की अपन लोगों ने बात कर ली, तो केमिकल रिएक्शन जब लिखी जाती है तो उसको बोलते हैं डिफाइन। देखो क्वेश्चन की डायरेक्ट लाइक क्वेश्चन ही मैं लिख देता हूं, डिफाइन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की अगर डिफाइन आए तो आप लोग क्या लिखेंगे, देखो आंसर क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन जो होती है उस केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट जो सब्सटेंस करते हैं उनको कैसे लिखना है, एक तो उनके क्या क्या लिखने हैं, साइन लिखने हैं, एक उनका क्या लिखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, मोलिकुलर फॉर्मूला, एक उनका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है, एक उनकी स्टेट्स लिखनी है। तो ये सारी चीजें जो केमिकल रिएक्शन में होंगी, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर ये सारी चीजें अपन शो करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, पदार्थों के चिन्ह, उनके अणुसूत्र, उनकी अवस्थाएं लिखने का तरीका, अवस्थाएं लिखने के लिए जो तरीका, अवस्थाएं जिस तरीके में लिखी जाती हैं, जैसे उसकी स्टेट्स लिखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, देखो अब देखो बात आती है, केमिकल रिएक्शन की अपन लोगों ने बात कर ली, केमिकल इक्वेशन की अपन लोगों ने बात कर ली, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखना है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। ये फंडामेंटल लॉ है केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो मैं बोलना चाहूंगा, क्या ऐसे ही लिखते हैं क्या, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। मैं कहना चाह रहा हूं कि ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। ठीक है, ए बी कोई प्रोडक्ट, ए बी कोई रिएक्टेंट था अपने पास, सॉरी, वो चेंज इनटू काई में टूट रहा है, ए और बी में, तो रिएक्टेंट काई में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। यही तो है ना केमिकल रिएक्शन, कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, वो केमिकल रिएक्शन। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, इसी से समझाऊंगा। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब क्या होता है कि क्रिया कारक का द्रव्यमान, क्रिया मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा और हमेशा इक्वल रहेगा किसके, प्रोडक्ट के मास के। देखो एग्जांपल से समझाता हूं,
जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी C+O2 चेंज इनटू CO2। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, वरना ये चीज ज्यादा ठीक समझ में आती अगर तुम्हारे जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है वो काटा नहीं गया होता। तो अगर वो चैप्टर डिलीट नहीं होता तो ये चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती, लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से तुम लोग डायरेक्ट याद रखना कि अब ये पता कैसे चलेगा वहां पे कि अगर तुम्हें ये पूछ ले कि कोई भी 4 रिएक्शन लिखे कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास लग रहा है या नहीं लग रहा, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किसी का मास क्या है और क्या नहीं। तो हमेशा याद रखो पीरियोडिक टेबल के 30 एलिमेंट तो तुम्हें याद होने ही चाहिए, ठीक है। 30 एलिमेंट याद रखने, और किसी का भी एटॉमिक मास निकालना हो तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि वो पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है, तो उस एटॉमिक नंबर का क्या कर देना, डबल कर देना, तो क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये रूल सब जगह लागू नहीं होता, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ज्यादा है। तो याद रखो सोडियम है Na, सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो सर आपने अभी अभी बताया, अब तुम लोग कहोगे आपने अभी अभी बताया सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और अपन लोगों ने पढ़ाई कि एटॉमिक नंबर का डबल कर दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा, तो 11 2 22 आना चाहिए, लेकिन याद रखो होता 23 है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। ऐसे ही क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, डबल करके 34 होना चाहिए, और होता कितना है 35.5। जिंक बेटा 30 नंबर पे आता है, 30 नंबर पे आता है, डबल करके 60 होना चाहिए, होता 65.5 है, सॉरी होता 65.5 है, ठीक है। अब आ जाओ अपने सवाल पे आ जाओ, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास का मुझे बताओ, क्या कार्बन और ऑक्सीजन यहां रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं क्या, कार्बन और ऑक्सीजन यहां पे क्या है, रिएक्टेंट है, और CO2 यहां पे क्या है, प्रोडक्ट है भाई, कार्बन और ऑक्सीजन। और ध्यान रखो यहीं से बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे, क्या मुझे बताओ आप लोग, क्या कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं क्या, आपस में कंबाइन होकर CO2 बना रहे हैं क्या, तो ये यहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अगला ही क्वेश्चन करवाऊंगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, फिर 10 से 15 रिएक्शन करवाएंगे अपन, उन पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है, विथ एग्जांपल, हर रिएक्शन उसका एग्जांपल, उसकी डिफाइन, तुम्हें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कैसे सवाल वो और पूछ सकते हैं, कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, सारी बातें मैं करूंगा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन यहां रिएक्टेंट का काम कर रहा है, कार्बन ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं ना। कार्बन 6 नंबर पे आता है, मुझे बताओ आप लोग, क्या सर अभी अभी आपने बताया है कि 6 को डबल करना है तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा, क्या 12 आ गया, क्या 12 आ गया। अच्छा मुझे बताओ ऑक्सीजन है कितनी, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसी से मैं बहुत सारी बातें समझाऊंगा, ध्यान से पढ़नी है ये चीज। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 8 का डबल करके 16, तो ये तो एक ऑक्सीजन का ही हुआ बेटा। ऑक्सीजन है कितनी अपने पास, 2 है, तो 2 से और गुणा कर दो, तो कितनी आ गई 32। 32 और 12 कितने हो गए 44। क्या मुझे बताओ इधर 44 है, इधर एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है, इधर भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन है क्या, तो इधर भी क्या आ जाएगा 44। बोलो दोनों तरफ 44 44 ही आएगा। इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें रिएक्टेंट का मास हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा, रिएक्टेंट का मास हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। बोलो समझ में आ गई क्या। चलो एक चीज और समझाता हूं इसके साथ, क्या मुझे बताओ आप लोग, क्या इसको मैं अगर समझाना चाहूं तो C+O2 चेंज इनटू CO2, क्या इधर भी एक कार्बन है, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1, इधर कार्बन कितने हैं 1, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर कितनी है 2, तो इधर भी 3, इधर भी 3। क्या दोनों तरफ एरो के साइन के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाता है, याद रखो। बीच केमिकल रिएक्शन के बीच में क्या आता है, एरो का साइन आता है। एरो के साइन के लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाता है बेटा, रिएक्टेंट लिखा जाता है। एरो के साइड के राइट साइड में क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो यहां से कितनी सारी चीजें पढ़ी अपन ने, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास से रिएक्टेंट पढ़ा, प्रोडक्ट पढ़ा, रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो बीच में एरो का साइन आता है। ये जो इतनी सारी बातें पढ़ी ना अपन ने, ये मैं फिर तुम्हें एक लास्ट में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है और इस बार फिर पूछेगा, कहेगा राइट द स्टेप्स ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण लिखो।
कितने चरण में रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। कहने का मतलब रासायनिक जो समीकरण अपन लिखेंगे वो कैसे कैसे लिखी जाती है, ऐसे थोड़ी कि कुछ भी लिख दिया, उसके रूल्स बने हुए हैं, कम से कम 7 से 8 रूल अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई क्या? नहीं है, एक बार फिर समझो, देखो मुझे पता ही नहीं है, एक बार फिर समझो। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। अच्छा, सारी चीज इंग्लिश में ही बोली, हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान दो, हिंदी में मैं लिख देता हूं ऊपर, इसको बोलते हैं बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास, कार्बन C+O2 चेंज इनटू CO2, कार्बन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो मैंने समझा दिया, रिएक्टेंट हमेशा क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो बीच में क्या लगाया अपन ने, एरो का साइन लगाया। हमेशा याद रखो, एरो के साइन के लेफ्ट साइड में हमेशा रिएक्टेंट लिखा जाता है, एरो के राइट साइड में हमेशा क्या लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट का मास हमेशा और हमेशा बराबर रहेगा किसके, प्रोडक्ट के मास के। रिएक्टेंट का मास हमेशा और हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहेगा। वहां ये कैसे पता चलेगा अपन लोगों को कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, तो तरीका मैं अभी अभी बता चुका हूं आप लोगों को कि 1 से 30 तक के एलिमेंट आप लोगों को याद होने चाहिए। भले ही आपके वो चैप्टर डिलीट हो गया, बट आपको 30 तक के एलिमेंट याद होने चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बोल के दिखा देता हूं, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन से शुरू होता है, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो हो गए साहब 20 तक के एलिमेंट। अब 21 से 30 तक और याद करने, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 30 तक के, जैसे मुझे ओरली याद है ना, वैसे आप लोगों को ओरली याद होनी चाहिए। जब मैंने आपके सामने जो 30 एलिमेंट बोले वो सब सीरियल से हैं, सीरियल नंबर है इनके, कि 1 नंबर पे आते हैं हाइड्रोजन, 1 नंबर पे हीलियम, 2 नंबर पे लिथियम, 3 नंबर पे। ठीक है, 30 तक के एलिमेंट याद रखो। एक्सेप्शन है बहुत सारे, कुछ 2-3 एक्सेप्शन मैंने तुम्हें बता दिए, कुछ 2-4 एक्सेप्शन और हैं इन्हीं 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट के लिए। 1-2 एक्सेप्शन शायद और होंगे तो आप लोग चेक कर लेना, बाकी मैं और लिखवा दूंगा। तो अभी अपन नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्या बोलो यहां तक समझ में आ गई क्या? इधर भी 44 ये चीज बताई, एटॉमिक नंबर का डबल कर देना, तो डबल कर दोगे एटॉमिक मास आ जाएगा। या ये 3 एक्सेप्शन मैंने तुम्हें लिखा दिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11 डबल करके 22 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है 23 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 डबल करके 34 होना चाहिए, होता कितना है 35.5। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 डबल करके 60 होना चाहिए और होता कितना है 65.5। आ जाओ इधर, कार्बन कितने नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। सर अभी अभी बताया कि एटॉमिक नंबर का क्या करना है, डबल करना है, तो 6 का डबल कर दो, कितना हो गया 12। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो 8 का डबल कर दो 16, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 आया, तो ऑक्सीजन है कितनी बेटा, ऑक्सीजन है 2, तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 32 और 12 कितने हो गए 44 ही है ना। देखो ध्यान दो इधर, किसी को जोड़वा की नहीं आते क्या, देखो 32 और 2 कितने हो गए 34 और 10 44 हो गए। चलो इधर भी क्या एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही है क्या, 44 आ गया सेम इधर। तो यही बात तो बोली अपन ने, शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, इस क्वेश्चन में इतना सारा डिस्कस किया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर रहेगा। आ जाओ इधर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या का साइन आता है, एरो का साइन आता है। पढ़ेंगे अपन केमिकल रिएक्शन के, उसमें जो राइटिंग के स्टेप्स लिखेंगे वहां फिर पढ़ाऊंगा। बीच में एरो का साइन आएगा, एरो के साइन के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखेंगे, राइट साइड में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फिर ये जो काम मैंने किया ना नीचे, देखो कार्बन इधर 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 2 है, मतलब क्या हुआ इसका, ये बात मैंने क्यों लिखी है यहाँ पे, इस बात का मतलब है ये रिएक्शन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो एक सवाल तुम्हारे आ सकता है, राइट बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, कोई भी 5 रिएक्शन लिख के दे देगा, कहेगा इनको बैलेंस करो, सिखा दूंगा, एक सवाल मैं करवा दूंगा तुम्हें, एकदम ठीक समझ में आ जाएगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्या पढ़ा रहा हूं,
क्वेश्चन नंबर 8 देखो, राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट द नेम ऑफ द मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है उसका नाम तुम्हें बताना है। 1 नंबर का सवाल अगर पेपर में आता है तो याद रखो। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले नाम तो इंग्लिश में याद रख लेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिंदी मीडियम वाले फिर कहेंगे, हिंदी में नहीं लिखा है, लिख लो, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? राइट है शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। फर्स्ट जो शॉर्ट नोट तुम्हें लिखना है वो कहीं पे लिखोगे? सबसे पहले मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं भैया, ध्यान दो, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, देखो ध्यान दो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? अभी अभी मुझे बताओ, क्या बता दिया क्या कि दो रिएक्टेंट आपस में ऐड होके क्या बनाते हैं? एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। दो क्रियाकारक या दो अभिकारक आपस में जुड़कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया सब्सटेंस बनाते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो इसके, C+O2 चेंज इनटू CO2, अभी अभी पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3, क्या बन गया? अमोनिया बन गई क्या? ये बेटा इसको बोलते हैं, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ध्यान रखो, तुम्हें ये भी लिखना है, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया एक्वस सॉल्यूशन में आई। ठीक है, ये इनकी स्टेट्स हो गई। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अमोनिया। ये अमोनिया का फॉर्मूला है। दो एग्जांपल हो गए, दोनों एग्जांपल याद रखो। एक एग्जांपल और लिख लो, जो फेमस एग्जांपल तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, H2 + O2 चेंज इनटू 2H2O। अब मुझे बताओ आप लोग, यहाँ से इन तीनों रिएक्शन में एक काम अपन लोग और कर लेते हैं। मैंने अभी अभी तुम्हें बोला कि केमिकल इक्वेशन को अपन बैलेंस भी करेंगे, तो मुझे बताओ, देखो इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। ये तो क्या पढ़ा दिया था, अभी बैलेंस है क्या? नीचे वाले में आओ जिसमें अमोनिया बन रहा है, 2 नाइट्रोजन है। ये देखो नाइट्रोजन यहाँ एक नहीं है, ये जो बाहर लग रहा है ना, इसके सब्सक्रिप्शन में यहाँ कितना है? कुछ नहीं है का मतलब 1 है। तो ये यहाँ जो इसका जो सब्सक्रिप्शन होगा वो काई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बाहर जो नंबर लिखा हुआ है। तो 2 × 1 = 1, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 है, और 2 बाहर से मल्टीप्लाई हो गए, तो कितने हो गए? इधर 6 हो गए। तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 3 = 6, बैलेंस है। आ जाओ, इधर 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 = 4, इधर 2 × 2 = 4, 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 अपन लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये
ऑब्जेक्टिव में पूछो, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछो, रिएक्शन देके पूछो, कैसे भी पूछ लेगा। मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बता दिया, अब इस पे बेस्ड कैसा भी सवाल आओ तुम आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो सेकंड इसका बी पॉइंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की ड्रॉबैक्स बतानी है, लिमिटेशंस जिसको तुम बोलते हो। रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखो, तो ध्यान रखना दो ही सीमाएं हैं। कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है, कंप्लीट नॉलेज गेन नहीं होती है अपने को इससे केमिकल इक्वेशन की। और एक डज नॉट एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो ड्रॉबैक्स हो गई। कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है, डज नॉट एक्सप्लेन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो। रासायनिक समीकरण की सीमाएं लिखो, तो पहली सीमा तुम्हें क्या लिखनी है? सीमा का मतलब क्या होता है? जो कमियां उसमें रह जाती हैं, जो काम किसी साइंटिस्ट ने किया उसमें कोई कमी रह गई, वो उसकी क्या होती है? ड्रॉबैक्स, वो उसकी होती हैं लिमिटेशंस। फर्स्ट, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं देती है। दूसरी, रासायनिक समीकरण रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट, क्रियाकारक तथा उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ नहीं बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन बचा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, गिव रीजंस। फर्स्ट, mixing of sugar in tea. Second, freezing of water in winter. Burning of coal. Burning of dung of cow. E, burning of candle। ठीक है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर। रीजंस तुम्हें बताने हैं कि रीजंस का मतलब हो गया तुम्हें बताना है कि ये कौन सा चेंज है, 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 ये कौन सा चेंज है। ठीक है, फर्स्ट पढ़ो, मिक्सिंग ऑफ शुगर इन टी। चाय में चीनी मिलाना, चाय में चीनी मिलाना फिजिकल चेंज है, एग्जाम में आ जाए, याद रखना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन विंटर, फिजिकल चेंज है, सर्दियों में पानी का जमना फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ डंग ऑफ काउ, गाय का गोबर उसको जलाना, केमिकल चेंज है। ई, लास्ट में ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना बेटा फिजिकल और केमिकल दोनों तरह का चेंज होता है। तो अगर एग्जाम में बाय द वे क्वेश्चन आ जाए कि फिजिकल और केमिकल चेंज का कंबाइंड कोई एग्जांपल बताओ, तो तुम्हें बोलना है बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मैंने 13 क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर शॉर्ट नोट करवाए, शॉर्ट नोट करवा दिए कम से कम 10 से 12। और जितने क्वेश्चन मेरे को ठीक लगे इस चैप्टर में वो सारे क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज तुम्हें समझा दिए। अब इस पे बेस्ड जैसा भी क्वेश्चन तुम्हारे बनेगा, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे रहेगा नहीं, और जैसा भी क्वेश्चन इस पे आएगा इस पे बेस्ड कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, कितना भी घुमा के पूछ लो, मैंने हर क्वेश्चन पे हर जगह तुम्हें बोली है ये बात कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। भले ही मैंने यहाँ पे 13 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन तुम्हें 50 क्वेश्चन वैसे मैंने बता दिए कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है।
तो जैसे भी पूछे याद रखना है, तरीका तुम्हें बता दिया कैसे पढ़ना है, और बाकी डेस्क वर्क वगैरह तुम्हारे पास होगी और पासबुक वगैरह तुम्हारे पास होगी, नोट्स वगैरह होंगे, तो वहां से आप लोग ये सारी चीजें जैसे जैसे मैंने पढ़ाई वैसे जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं वहां से आप एक बार रिवीजन करें। ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट अपन चैप्टर शुरू करेंगे एसिड एंड बेस। चलो मिलते हैं नई क्लास में, यहां तक नोट कर लो, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में।